अब आइए महाराष्ट्र की ओर चलें। ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई ताकत और सत्ता के लिए मराठों की ताकत आंख का कांटा बनी हुई थी। इसलिए अंग्रेजों ने एक चाल खेली। उस समय पेशवा की गद्दी पर रघुनाथ राव बैठा हुआ था। क्योंकि गद्दी का असली मालिक उसका भतीजा नारायण राव अभी नाबालिग था, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को युद्ध का झूठा भय दिखाकर अपनी ओर मिला लिया। इस तरह मराठा दरबार में उनका आना जाना शुरू हो गया। किंतु पेशवा के दरबार में उन दिनों एक बहुत दूरदर्शी और चतुर व्यक्ति मौजूद था, जो अंग्रेजों की सारी चालों को समझ रहा था। वो व्यक्ति था नाना फडणवीस। वो समझ रहा था कि राघोबा मराठा साम्राज्य की नींव कमजोर कर रहा है, पर राघोबा ने उसकी बात नहीं मानी। 30 अगस्त 1773 को राघोबा ने पेशवा नारायण राव की हत्या करवा दी। इस साजिश में अंग्रेजों का पूरा हाथ था। राघोबा अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली बन चुका था। नाना फडणवीस ने मराठा राज्य को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने की भरसक कोशिश की। इतिहासकार कहते हैं कि नाना फडणवीस ने कर्नाटक के वीर हैदर अली से मिलकर जिस तरह अंग्रेजों की चालों को नाकाम करने की कोशिश की थी, उसमें अगर उसे सफलता मिल जाती तो उस समय देश से विदेशी सत्ता का अंत हो गया होता। किंतु अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया। कर्नाटक के 2 वीरों की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बड़े सम्मान से लिखी गई है। ये वीर थे हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। हैदर अली एक मामूली फकीर का बेटा था। हैदर अली ने बचपन से ही घुड़सवारी, निशानाबाजी, हथियार चलाना और लड़ाई के तौर तरीके सीख लिए थे। बड़ा होकर हैदर अली मैसूर की फौज में भर्ती हो गया। हैदर अली की वीरता और साहस ने कुछ ही समय में उसे मैसूर का प्रधान सेनापति बना दिया। उस समय रियासत का प्रधानमंत्री एक मराठा सरदार खांडेराव था। उसने मराठों से चुपचाप मिलकर मैसूर पर हमला करवा दिया। इस युद्ध में हैदर अली ने विजय पाई और खांडेराव के विश्वासघात का सबको पता चल गया। मैसूर के महाराजा ने प्रसन्न होकर हैदर अली को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। उधर अंग्रेज भला ये कैसे सहन कर सकते थे कि हैदर अली की ताकत बढ़े। उन्होंने हैदर अली से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। कर्नाटक के कई किले खाली करवाए गए और उन्हें जीत लिया गया। हैदर अली के बेटे फतेह अली टीपू की उम्र उस समय 18 वर्ष की थी। तब भी अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में वो मौजूद रहता था। कर्नाटक को अंग्रेजों से खाली कराने और उस पर अधिकार करने के बाद हैदर अली ने टीपू को 5000 सैनिकों के साथ मद्रास की ओर भेजा, जहां अंग्रेजों का जमाव था। टीपू ने मद्रास के किले से 5 मील दूर सेंट थॉमस की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया और आसपास के अंग्रेजी इलाके को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद हैदर अली भी अपनी सेना लेकर मद्रास की ओर बढ़ा। मद्रास में अंग्रेजों का क्या हाल हुआ, इसका रोचक विवरण एक फ्रांसीसी इतिहासकार ने प्रस्तुत किया है। वो लिखता है, मद्रास विजय के अवसर पर हैदर ने अंग्रेजों से कहकर मद्रास के सेंट जॉर्ज के किले के सदर फाटक पर एक चित्र बनवाया, जिसमें हैदर एक शामियाने के नीचे तोपों के ढेर पर बैठा है। पीछे की ओर सेंट जॉर्ज का किला है, जिसकी फसील पर गवर्नर और उसके अंग्रेज साथी घुटनों के बल बैठे हुए हैदर की ओर अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। अंग्रेज दूत, डुप्ले और बॉशियर हैदर के सामने जमीन पर घुटने टेके बैठे हैं।
डुप्ले की नाक की जगह हाथी की सी सूंड बनी हुई है। हैदर उसकी सूंड को पकड़े हुए है, जिसमें से अशर्फियां खनाखन गिर रही हैं। दूसरी ओर पराजित अंग्रेज सेनापति जनरल स्मिथ संधि पत्र हाथ में लिए हुए अपने हाथ से अपनी तलवार के 2 टुकड़े कर रहा है। अंग्रेजों की इस हार का असर यह हुआ कि इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्सों की दर गिरकर 40% रह गई। हैदर और टीपू की विजय की खबरें पहुंचते ही इंग्लैंड में कंपनी की साख गिरने लगी। इसके बाद हैदर अली ने नाना फडणवीस के साथ मिलकर जिस तरह अंग्रेजों को मात दी थी, उससे अंग्रेज घबरा उठे थे। लेकिन 6 दिसंबर 1782 की रात को हैदर अली की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे नाना फडणवीस की सारी आशाएं चूर-चूर हो गईं। जबकि अंग्रेजों के लिए हैदर अली की मृत्यु वरदान साबित हुई। हैदर अली के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान कर्नाटक का शासक बना। अंग्रेजों ने उसे भी चैन से न बैठने दिया, उसको बदनाम किया, उसके साथ धोखा किया और उसे युद्ध में उलझाए रखा। लेकिन टीपू भी अंग्रेजों के लिए बड़ी दहशत था। अंग्रेज उसके नाम से खौफ खाते थे, किंतु अंत में वो भी अपने ही लोगों के विश्वासघात का शिकार हुआ। अपनी अंतिम सांस तक वो बहुत बहादुरी से लड़ा। वो कहा करता था, 2 दिन शेर की तरह जीना ज्यादा अच्छा है, बजाय 200 वर्ष भेड़ की तरह जीने के। श्रीरंगपट्टनम स्थित टीपू की कब्र आज भी उसके साहस और वीरता के गुण गाती है। दिल्ली के बादशाह शाह आलम के समय तक अंग्रेज अपने को बादशाह की प्रजा कहा करते थे। गवर्नर जनरल की मोहर पर भी दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक शब्द लिखे रहते थे। जब भी कोई अंग्रेज अफसर, चाहे वो गवर्नर जनरल ही क्यों ना हो, शाह आलम के दरबार में जाता था तो अदब के साथ खड़ा होता था और उन्हें भेंट देता था। सन 1785 में महाराजा माधोराव सिंधिया ने दिल्ली पर अपना प्रभाव जमा लिया था। मुगल सम्राट के सारे अधिकार माधोराव सिंधिया के पास आ गए थे और इसके बदले शाह आलम को केवल 6 लाख रुपया सालाना दिए जाने लगे। शाह आलम सिंधिया परिवार के व्यवहार से कितना खुश था, इसका परिचय सम्राट की एक कविता से मिलता है, जिसका अर्थ है, माधोजी सिंधिया जो मेरे जिगर का टुकड़ा और मेरा बेटा है, मेरे दुखों को दूर करने में लगा हुआ है। कंपनी के जनरल मार्क्विस वेलेस्ली ने फूट डालकर अपना काम निकालने की नीति में अब तक काफी सफलता पाई थी। यहाँ भी उसने यही किया। मुगल बादशाह शाह आलम को उसने मराठों के खिलाफ भड़काया और इस तरह दिल्ली मराठों से खाली हो गई। दिल्ली पर कंपनी की सेना का अधिकार हो गया। बादशाह शाह आलम के खर्च के लिए 12 लाख रुपए सालाना दिए जाने लगे। उधर अवध में अंग्रेजों ने नवाब वजीर अली को कैद करके बनारस भेज दिया और उसकी जगह सादत अली को नवाब बना दिया। सादत अली और अंग्रेजों के बीच चिरस्थायी दोस्ती की संधि लिखी गई, लेकिन जल्दी ही अंग्रेजों का दबाव बढ़ने लगा। सादत अली के सभी अधिकार और आमदनी के जरिए छीने जाने लगे। नवाब सादत अली ने कंपनी के रेजिडेंट मिस्टर स्टॉक के जरिए जनरल वेलेस्ली को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि कंपनी सरकार अपनी ही शर्तों को तोड़ रही है। लेकिन वेलेस्ली ने कहा, नवाब का ये खत इतने गुस्ताखी भरे शब्दों में लिखा हुआ है
कि मैं इसे लेने से इनकार करता हूँ। ये खत नवाब को वापस कर दिया जाए और अगर नवाब ने फिर भी इसी तरह अंग्रेज सरकार की इंसाफ पसंदी और ईमानदारी पर शक जाहिर किया तो उसे सजा दी जाएगी। अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह मराठों को कमजोर कर दिया जाए। महाराजा दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर दो ऐसे वीर थे जो उनकी आंख का कांटा बने हुए थे। अंग्रेजों ने जब इन दोनों के खिलाफ चालें चली तो ये दोनों एक हो गए। इस पर अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने पहले दौलत राव सिंधिया से संधि की और ताप्ती और चंबल के बीच में सिंधिया ने जो इलाका जीता था वो उनका ही मान लिया गया। चंबल नदी महाराज सिंधिया के राज्य की सीमा मान ली गई। इसी तरह जसवंत राव होलकर से भी संधि कर ली गई। ताप्ती और गोदावरी के दक्षिण का सारा इलाका होलकर को वापस दे दिया गया। दक्षिण भारत में एक वीर जाति थी पिंडारी। अंग्रेज इतिहास लेखकों ने वीर पिंडारियों के चरित्र पर अनेक झूठे इल्जाम लगाए और उन्हें डाकू और लुटेरा कहकर बदनाम किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि पिंडारी दक्षिण भारत की एक पठान जाति थी। पिंडारी दक्षिण भारत के राजाओं की सेवा में सवार हुआ करते थे। इनके पास अपने घोड़े होते थे। नसरू खां पिंडारी शिवाजी का एक विश्वस्त जमादार था। होलकर और सिंधिया की सेनाओं में भी हजारों पिंडारी योद्धा और सरदार मौजूद थे। हीरा खां पिंडारी और बुरान खां पिंडारी माधोजी सिंधिया के दो विश्वस्त और योग्य सेनापति थे। दौलत राव सिंधिया की सेना में भी सरदार चीतू खां और करीम खां पिंडारी थे, जिन्हें नवाब की उपाधि मिली हुई थी। होलकर राज्य में रहने वाले पिंडारी होलकर शाही और सिंधिया के राज्य में रहने वाले सिंधिया शाही कहलाते थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की ताकत को कम करने के लिए पिंडारियों को नष्ट करने का निर्णय लिया। अंग्रेजों ने उन्हें लुटेरा और डाकू कहा, उनमें फूट फैला दी और इस तरह आपसी झगड़ों में उलझाकर उन्हें खत्म कर दिया गया। दिल्ली में शाह आलम की मृत्यु के बाद उसका बेटा अकबर शाह गद्दी पर बैठा, पर जैसी कि अंग्रेजों की नीति थी, उन्होंने उससे जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने से वे मुकर गए। अकबर शाह ने अपनी शिकायतों को इंग्लैंड के दरबार में पहुंचाने के लिए राजा राम मोहन रॉय को भेजा, पर वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंग्रेजों का प्रभाव बराबर बढ़ रहा था। कंपनी ने मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स को कंपनी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। उसने अपना पद संभालने के बाद एक नया काम शुरू किया, भारत के उद्योग धंधों को नष्ट करना और भारत के धन से इंग्लिस्तान के उद्योग धंधों को बढ़ाना। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसमें कहा गया था कि इंग्लिस्तान का बना हुआ माल भारतवासियों के सिर मढ़ा जाए और भारत के प्राचीन उद्योग धंधों का नाश किया जाए। भारत की भयंकर दरिद्रता और गरीबी की कहानी यहीं से शुरू होती है। सूरत में बनने वाले कपड़े और जुलाहों के साथ क्या होता था, उसका हाल एक अंग्रेज लेखक रिचर्ड्स ने लिखा है। अब तुम ये कपड़ा सिर्फ हमको बेचेगा, कंपनी का रेजिडेंट व्यापारी ही इसको खरीदेगा, हम इसकी जो कीमत देगा वही तुम्हें लेना पड़ेगा। नहीं, हम तुमको नहीं बेचेंगे। इस कपड़े के हमको बहुत दाम मिलते हैं। तुम 10 रुपए का माल 1 रुपए में खरीदते हो। क्या बोला? कंपनी के खिलाफ बोलता? नहीं बेचूंगा कपड़ा, नहीं बेचूंगा कपड़ा। मैं अपना धंधा छोड़ दूंगा, लेकिन कंपनी को कपड़ा नहीं दूंगा। जुलाहों से इतनी जबरदस्ती की जाती थी, इतनी सजाएं दी जाती थीं कि न जाने कितने जुलाहों ने अपना पेशा छोड़ दिया, पर उन्हें पेशा छोड़ने से भी रोका जाता था। बंगाल में भी इसी तरह के जुल्म जुलाहों पर हो रहे थे, मगर वे उतना काम नहीं कर पाते थे जितना कंपनी के गुमाश्ते जबरदस्ती उन पर मर देते थे। इसीलिए
उनका माल असबाब लेकर भी उसी जगह नीलाम कर दिया जाता था। कच्चे रेशम के धागे लपेटने वालों पर इतना जुल्म किया जाता था कि कई जुलाहों ने उन जुल्मों से तंग आकर हाथों के अंगूठे तक काट दिए, जिससे रेशम का धागा न बनाना पड़े। धीरे-धीरे भारत का कागज उद्योग, चीनी उद्योग, भारतीय जहाजरानी, लोहा उद्योग आदि सभी नष्ट कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज सरकार की कोशिशों का ये फल निकला कि भारत संसार का एक गरीब देश बन गया। भारत के प्राचीन उद्योग केवल इतिहास की बात बनकर रह गए। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जहां भारत के उद्योग नष्ट किए, दौलत को लूटा, वहीं ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ाने की उसकी भूख भी बराबर बढ़ रही थी। वो मराठों की ताकत को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। उस समय पूना में बाजीराव पेशवा का शासन था। अंग्रेजों ने दोस्ती के नाम पर उससे धोखा किया और युद्ध का बहाना ढूंढने लगे। 30 अक्टूबर 1817 को अंग्रेजों की सेना ने पूना के पास डेरा डाल दिया। मराठों ने समझ लिया था कि अंग्रेज अब तक दोस्ती की जो बातें कर रहे थे वे सब झूठ थीं। वे तो युद्ध ही करना चाहते हैं। बापू गोखले पेशवा की सेना के प्रधान सेनापति थे। वे एक अत्यंत देशभक्त, युद्ध कुशल और वीर सेनापति थे। 5 नवंबर 1817 को खड़की के पास मराठों और अंग्रेजों की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हुआ, लेकिन बालाजी पंतनाथ और यशवंतराव घोरपड़े जैसे विश्वासघातियों के सामने बापू गोखले की सेना कहां टिकने वाली थी। बापू गोखले अंत समय तक अंग्रेजों से मुकाबला करते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। अंग्रेज जानते थे कि मराठे सरदार इतनी जल्दी पेशवा के शासन का अंत नहीं होने देंगे, इसलिए उन्होंने बाजीराव के खिलाफ एक और चाल चली। सतारा के नाबालिग राजा प्रताप सिंह की मां को उन्होंने वादा किया कि पूरे मराठा साम्राज्य के वास्तविक अधिकारी के रूप में उसने ऐलान जारी कर दिया। सुनो सुनो सुनो, शिवाजी महाराज के वंशज सतारा के राजा प्रताप सिंह का ऐलान सुनो। अंग्रेज हमारा दोस्त है। बाजीराव पेशवा से कोई किसी तरह का संबंध ना रखे। हर आम और खास का फर्ज है कि इस लड़ाई में वो अंग्रेजों की मदद करे। इस ऐलान से बाजीराव पेशवा की स्थिति काफी कमजोर हो गई। उसने मजबूर होकर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। दिल्ली में सम्राट अकबर शाह ने बहुत कोशिश की कि उसको खर्च की रकम ज्यादा दी जाए, लेकिन अंग्रेज उसे इसके बदले नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। वे अकबर शाह का अपमान करने लगे। इससे अकबर शाह और उसके साथियों में अंग्रेजों के लिए नफरत बढ़ने लगी। सन 1837 में अकबर शाह की मृत्यु हो गई। उसका बेटा बहादुर शाह अपने पिता के सिंहासन पर बैठा। सम्राट बहादुर शाह ने भी अपने खर्च की रकम को बढ़ाना चाहा, लेकिन उसे जवाब मिला, अगर आप अपने बचे खुचे अधिकार कंपनी को सौंप दें तो आपके खर्च की रकम बढ़ा दी जाएगी। लेकिन बहादुर शाह ने इसे नहीं माना। इससे जहां बहादुर शाह के दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत बढ़ी, वहीं अंग्रेज इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह दिल्ली की बादशाहत को ही क्यों न खत्म कर दिया जाए। बहादुर शाह ने यह भी चाहा कि बेगम जीनत महल के पुत्र जवां बख्त को युवराज नियुक्त कर दिया जाए। बेगम जीनत महल एक योग्य बेगम थी। उनमें संगठन शक्ति बड़ी जबरदस्त थी।
इसलिए अंग्रेज उनसे घबराते थे और उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार न थे। जाहिर है कि बेगम जीनत महल के शहजादे जमाबख्त को वो कैसे युवराज बनने देते। बादशाह बहादुर शाह ने अपने शहजादों के दस्तखतों से अंग्रेजों को खत भिजवाया कि वे चाहते हैं कि शहजादे जमाबख्त को युवराज बना दिया जाए। इस पर अंग्रेजों ने एक नई चाल खेली। उन्होंने एक शहजादे मिर्जा कोयाश को अपनी ओर मिला लिया। उससे ये समझौता कर लिया कि उसे केवल शहजादा कहा जाएगा। वो दिल्ली का किला खाली कर देगा और सिर्फ 15,000 रुपए मासिक पेंशन लेगा। अंग्रेजों ने सन 1856 में बहादुर शाह को भेंट और नजर देना बंद कर दिया। उन्होंने गवर्नर जनरल की मोहर पर से दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक शब्द निकाल दिए। बादशाह की खुलेआम उपेक्षा होने लगी। कंपनी का जो सिक्का बादशाह के नाम पर ढाला जाता था वो भी बंद कर दिया गया। बहादुर शाह के साथ होने वाले इस दुर्व्यवहार का फल ये हुआ कि बहादुर शाह और दिल्ली की जनता में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। इसी चिंगारी ने 1857 में ज्वालाओं का रूप ले लिया था। 1857 जबकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। लेकिन ये संग्राम किसी एक घटना का परिणाम न था, बल्कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते हुए प्रभाव और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे जुल्मों का फल था। एक ओर दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर के मन में अंग्रेजों के प्रति घोर घृणा बैठ चुकी थी, तो दूसरी तरफ वो हर समय इसी चिंता में डूबे रहने लगे कि किस प्रकार मुल्क से अंग्रेजों को निकाला जाए। उधर अवध में नवाब वाजिद अली शाह का शासन समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को बहुत बदनाम किया। सच तो यह है कि वाजिद अली शाह ने गद्दी पर बैठते ही सेना को सुधारने के लिए बड़े कड़े नियम बनाए थे। वे रोज सवेरे अपनी सेना से कवायद करवाते थे और खुद भी घोड़े पर मौजूद रहते थे। कंपनी के अफसरों को नवाब की हरकतें भला कैसे पसंद आती? लॉर्ड डलहौजी की आज्ञा से लखनऊ का रेजिडेंट आउटरम वाजिद अली शाह से मिलने आया है। नवाब साहब, कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी चाहते हैं कि आप इस कागज पर दस्तखत कर दें। क्या लिखा है इसमें? आप खुद पढ़ लीजिए। मैं वाजिद अली शाह खुशी से अपनी सल्तनत कंपनी को देने के लिए राजी हूँ। नहीं 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 नहीं, हरगिज़ नहीं। आपका भलाई इसी में है कि आप दस्तखत कर दें। कंपनी सरकार से झगड़ा करना अच्छा नहीं। ले जाइए इसे और कंपनी सरकार को हमारा फैसला सुना दीजिए। 3 दिन बाद कंपनी की सेना लखनऊ के महल में जबरदस्ती घुस गई। महलों को लूटा गया, बेगमों का अपमान किया गया। वाजिद अली शाह को कैद करके कलकत्ते भेज दिया गया और पूरे अवध पर कंपनी का कब्जा हो गया। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति ने भी 1857 की क्रांति के बीज बोए थे। डलहौजी ने भारतीय नरेशों पर यह पाबंदी लगाई थी कि अगर उनके अपना पुत्र न हो तो वे कंपनी की मंजूरी के बिना किसी को गोद लेकर राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। अपनी इस नीति के जरिए डलहौजी ने किसी न किसी बहाने से बहुत सी रियासतों को कंपनी के अधिकार में ले लिया था। सतारा, पंजाब, नागपुर, सिक्किम, संबलपुर आदि रियासतें इसी तरह ली गईं। किंतु
सबसे विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हुई झांसी में। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु 21 नवंबर 1853 को हुई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने ही कुल के एक बालक दामोदर राव को गोद लिया था और कंपनी को इसकी सूचना दी थी। लेकिन लॉर्ड डलहौजी तो झांसी को हड़पना चाहता था। 13 मार्च 1854 को एक ऐलान द्वारा झांसी की रियासत जबरदस्ती कंपनी के राज में मिला ली गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी के आदेश का कड़ा विरोध किया। उधर दक्षिण में पेशवा बाजीराव के गोद लिए पुत्र नाना साहब के साथ भी कंपनी सरकार कुछ कम अन्याय न कर रही थी। इससे नाना साहब के दिल में अंग्रेजों के लिए घृणा पैदा हो गई। 1857 की स्वतंत्रता क्रांति का एक कारण यह भी था कि अंग्रेजों ने भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके लोगों को अपने खिलाफ कर लिया था। इससे चारों ओर असंतोष फैल चुका था। देश के तमाम वीर नेता विद्रोह के लिए तैयार थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बिहार केसरी बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा, सभी के दिल में क्रांति की आग सुलग चुकी थी। बहादुर शाह जफर ने देश के इन तमाम लोगों से संपर्क किया और क्रांति के लिए उन्हें तैयार किया। उधर बिठूर में नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्लाह खान ने क्रांति के लिए एक गुप्त संगठन बनाया और इस तरह दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के झंडे के नीचे मिलकर विद्रोह करने का निश्चय किया। इस विशाल गुप्त संगठन के लिए धन की कमी न थी। बैरकपुर से पेशावर तक और लखनऊ से सतारा तक हजारों राष्ट्रीय फकीर और साधु घूम-घूम कर एक-एक गांव और एक-एक पलटन में स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार करने में जुट गए थे। उस समय क्रांति के 5 मुख्य केंद्र थे: दिल्ली, बिठूर, लखनऊ, कलकत्ता और सतारा। क्रांति के इस प्रचार में तमाशा, पवाड़ों, लावनियों और कठपुतलियों, नाटकों आदि का सहारा भी लिया गया। फकीर और साधु प्रचारकों को सवारी के लिए हाथी और मदद के लिए सिपाही दिए गए थे। सन 1857 के शुरू के दिनों में नाना साहब और अजीमुल्लाह खान तीर्थ यात्रा के बहाने बिठूर से निकले। नाना साहब का भाई बाला साहब भी उनके साथ था। सबसे पहले ये लोग दिल्ली पहुंचे। लाल किले के दीवाने खास में सम्राट बहादुर शाह, बेगम जीनत महल और दिल्ली के मुख्य नेताओं के साथ इन लोगों की गुप्त मंत्रणाएं हुई। इसके बाद नाना साहब अंबाला, लखनऊ, कालपी होते हुए बिठूर पहुंचे। सन 1857 की क्रांति के लिए नेताओं ने अपने संगठन के 2 मुख्य चिन्ह तय किए थे: कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल उन सब पलटनों में घुमाया जाता था जो इसमें शामिल थी। किसी एक पलटन का सिपाही फूल लेकर दूसरी पलटन में जाता था। उस पलटन भर में हाथों हाथ वो फूल सबके हाथों से निकलता था। जिसके हाथ में वो सबसे अंत में आता था, उसका कर्तव्य होता था कि वो अपने पास की दूसरी पलटन तक उस फूल को पहुंचा दे। इसका गुप्त अर्थ ये लिया जाता था कि उस पलटन के सब सिपाही क्रांति के लिए तैयार हैं। इस तरह से हजारों कमल पेशावर से